चैप्टर 101 बेबी अबॉर्ट। आविष्का ने एक नज़र उस हाथ को देखा और फिर सर उठा यक्षित को, जो अपना सर झुकाए खुद उसे ही देख रहा था। यक्षित ने एक गहरी सांस भरी के आविष्का को एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। यक्षित की इस हरकत पर आविष्का ने घूर कर उसे देखा और फिर उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। अब क्यों गोद में उठाया है? आप चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो फाइन, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी शादी के कुछ दिनों बाद मर्द की मोहब्बत कम होने लगती है। ये बात पहले कहीं सुनी थी और अब देख भी ली। मैं अकेली ही ठीक थी। मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, कहते हुए आविष्का का गला रूंध आया था। उसकी नजरें फ्लोर को घूर रही थी। आविष्का की ये सब बातें सुनकर यक्षित ने एक गहरी सांस भरी और उसे बिस्तर पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथ आविष्का के दोनों तरफ बेड पर थे और उसने अपना सारा वेट हाथों पर ले रखा था। उसने अपना जरा सा भी वेट आविष्का पर नहीं डाला हुआ था। आविष्का की नजरें अभी भी झुकी हुई थी, वो यक्षित की तरफ नहीं देख रही थी। reader_content_pager। यक्षित ये देखकर उसकी चीन पर अपनी उंगली उठाते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और आविष्का की आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें रूम से बाहर जाने को बोला था ना कि मेरी जिंदगी से। तुम्हें ये हक मैंने नहीं दिया है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। तुम्हारी सोल मुझसे जुड़ चुकी है और अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बोलकर उसने आविष्का के माथे को चूम लिया और फिर धीरे से उसकी नाक पर किस करके उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। वो प्यार से आविष्का के होंठों को चूम रहा था। उसके इतने प्यार भरे बहव से आविष्का सब कुछ भूल चुकी थी। वो यक्षित के बालों में हाथ चलाते हुए उसे किस बेक कर रही थी। उनकी ये किस काफी डीप एंड पैशनेट थी, जिससे अब आविष्का की सांसें उखड़ने लगी थी, जिसे महसूस करके यक्षित ने लास्ट स्मूच के साथ आविष्का के होंठों को छोड़ दिया। उन दोनों के होंठों पर सलाइवा लगा हुआ था और किस की वजह से आविष्का के होंठ रेड चेरी जैसे लाल हो गए, जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आविष्का ने अपनी सांसों को कंट्रोल करके यक्षित की आंखों में देखा और हल्की स्माइल करते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई मीन कुछ बताना। यक्षित ने ये सुनकर कुछ पल आविष्का के खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे को निहारा और फिर उसके बगल में लेटते हुए बोला, हम बोलो। आविष्का मुस्कुराते हुए उसके ऊपर आ गई और अपनी चीन को यक्षित की चेस्ट पर टिकाते हुए गहरी स्माइल के साथ बोली, आई एम प्रेग्नेंट। वी आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। बोलते हुए उसकी स्माइल और भी गहरी हो गई। उसकी ये बात सुनकर यक्षित के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आए। वो कुछ पल रुककर सर्द आवाज में बोला, मुझे पता है इस बारे में और हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारे अबॉर्शन के लिए। मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। वी विल प्लान फॉर बेबी आफ्टर 5 से 7 ईयर्स। कहते हुए उसके चेहरे पर नाम मात्र के भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही यक्षित की ये बात सुनकर आविष्का की स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसे कहीं ना कहीं छोटी सी आश थी कि यक्षित शायद अब कंफर्म होने के बाद इस बेबी के लिए मान जाएगा और उसे अबॉर्शन के लिए नहीं कहेगा, लेकिन वो तो उसे कल सुबह हॉस्पिटल लेकर जाने वाला था। आविष्का कुछ पल रुककर मुस्कुराते हुए बोली, युवी आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? आप मेरा अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं। ये आपका और मेरा बच्चा है। हम दोनों का अंश है, आप ऐसे इसे नहीं मार सकते हैं। तभी यक्षित बीच में बोला, आविष्का मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। आई हैव मेड इट क्लियर एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन।
हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे और हाँ, घर पर तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुमने बेबी अबॉर्ट करवा दिया है। थोड़े दिन बाद हम बोल देंगे कि मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि मुझे कोई फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आविष्का की आंखों में पानी भर आया। वो जल्दी से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। आपको नहीं चाहिए होगा ये बच्चा, लेकिन मुझे चाहिए है, और मैं इस नन्ही सी जान को मारने का पाप अपने सर पर नहीं ले सकती हूँ। ये सुनकर यक्षित भी गुस्से से उठकर बैठ गया और लगभग आविष्का पर चिल्लाते हुए बोला, आविष्का, तुम ये बेवजह की जिद क्यों कर रही हो? ये बच्चा कौन सा इस दुनिया में आ गया है जो तुम इतना रिएक्ट कर रही हो? तुम्हें आज ही पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। कल इसे अबॉर्ट करवा के सोच लेना कि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। लिसन, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो इस बेबी का अबॉर्ट करवा दो या फिर मुझसे दूर चली जाओ। सेकेंड ऑप्शन में तुम्हें कभी चूज करने नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट ही है। हम कल सुबह हॉस्पिटल चल रहे हैं, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। बोलकर उसने आविष्का का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से बेड पर खींच लिया। आविष्का सीधा यक्षित पर आ गिरी। यक्षित ने आविष्का की कमर पर अपने दोनों लपेटकर अच्छे से उसे अपनी आंखों में भर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आविष्का की आंखों में नींद दूर दूर तक कहीं नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए यक्षित की चेस्ट पर गिर रहे थे, जिसका एहसास यक्षित को अच्छे से हो रहा था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और नहीं अपनी आंखें खोली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 102 आविष्का का जाना बटा 2 साल बाद। अगली सुबह 9 बजे यक्षित और आविष्का दोनों कार के अंदर बैठे थे। यक्षित कार ड्राइव कर रहा था और आविष्का पैसेंजर सीट पर बैठी अपनी सुनी आंखों से विंडो से बाहर के नज़रों को देख रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल और सुजी हुई थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात रोई है। विंडो से आती हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसके लंबे बाल हवा में हल्के हल्के उड़ते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। यक्षित और आविष्का दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, आविष्का के अबॉर्शन के लिए। यक्षित ने घर पर सबसे बोला था कि वो आविष्का के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। उसने ओबरॉय फैमिली से साफ झूठ कहा था, क्योंकि वो अभी कोई तमाशा नहीं चाहता था और हो सकता था कि वो सब फिर उसे कभी आविष्का का अबॉर्शन करवाने ही नहीं देते, इसलिए यक्षित ने उनसे झूठ कहा था। जैसे जैसे हॉस्पिटल पास रहा था, वैसे वैसे आविष्का के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बेशक वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जो दर्द उसे अभी अपने सीने में हो रहा था वो किसी मौत से कम नहीं था। कुछ देर बाद यक्षित ने कार को हल्के से ब्रेक लगाकर रोका और आविष्का की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने हॉस्पिटल की बड़ी सी बिल्डिंग को देख रही थी। आविष्का का चेहरा देखकर, उसकी सुनी आंखें, लाल नाक और फड़फड़ाते होंठों को देखकर यक्षित को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ और उसके दिल के किसी कोने से आवाज आने लगी कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है। किसी औरत का माँ बनना या ना बनना ये उसका हक है, और वो उससे उसका हक, खुशियाँ नहीं छीन सकता है। लेकिन ये थॉट दिल में आते ही यक्षित ने तुरंत उसे झटक दिया और कार से बाहर आकर आविष्का की तरफ का डोर ओपन कर उसकी तरफ देखा। आविष्का की नजरें अब यक्षित के चेहरे पर टिकी हुई थी। आविष्का ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कांपते होंठों से कहा, प्लीज डोंट लेट मी हैव एन अबॉर्शन। यक्षित ने ये सुनकर आविष्का का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए कहा, आविष्का, जिद मत करो।
अभी तुम सिर्फ 19 ईयर्स की हो और इतनी सी एज में बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाओगी। गलती मेरी है। मुझे ही बिना प्रोटेक्शन के तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, आई प्रॉमिस। कहते हुए उसने आविष्का को कार से बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। आविष्का बेजान सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं का दरिया बहने लगा था। यक्षित ने पहले ही अबॉर्शन का सारा अरेंजमेंट्स करवा दिया था, इसलिए उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। आविष्का और यक्षित जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आए तभी उनके सामने एक फीमेल डॉक्टर आ गई। यक्षित ने डॉक्टर की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, डॉक्टर कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने ये सुनकर एक नज़र आविष्का की तरफ देखा और उसकी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया था कि यक्षित आविष्का को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया है। आविष्का अपने तेज धड़कते दिल के साथ वहां खड़ी थी। यक्षित का एक एक लफ्ज उसके दिल पर किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, आधा या 1 घंटा लग जाएगा। बोलकर उसने आविष्का की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में उससे पूछा, आर यू रेडी? वी विल नॉट फोर्स यू। डॉक्टर की ये बात सुनकर आविष्का ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सर झुकाए आंसुओं भरी आंखों से फ्लोर को देख रही थी। यक्षित ने एक नज़र आविष्का को देखा और फिर वापस डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, यस ये रेडी है, आप जल्दी से प्रोसेस शुरू कीजिए। बोलकर वो वहीं एक बेंच पर लेट गया। डॉक्टर ने अपना सरहा में हिलाया और फिर वो आविष्का को अपने साथ एक वार्ड में ले गई। आविष्का अपने भारी कदमों से उस वार्ड के अंदर चली गई। डॉक्टर ने आविष्का को हॉस्पिटल गाउन पहनाया और उसे स्ट्रेचर पर लेटने को कहकर एक इंजेक्शन में कुछ मेडिसिन भरने लगी। आविष्का स्ट्रेचर पर बैठी चुपचाप डॉक्टर को देख रही थी। उसकी नजरें उस इंजेक्शन पर टिकी हुई थी। अनजाने में ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। 1 घंटे बाद, लगभग 1 घंटे बाद भी जब वार्ड का डोर नहीं खुला तो अब यक्षित को थोड़ा डाउट होने लगा था। वो धीरे से बोला, इतनी देर तो नहीं लगती है अबॉर्शन करने में, फिर अभी तक डॉक्टर और आविष्का बाहर क्यों नहीं आए हैं? कहते हुए उसने वार्ड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। यक्षित ने वार्ड का डोर ओपन किया और अंदर झांककर देखा और अंदर का नजारा देखते ही यक्षित के कदम अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए और उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। सामने बेड पर कोई नहीं था और वो फीमेल डॉक्टर जो आविष्का का अबॉर्शन करने वाली थी वो बेड के पास नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी थी। सामने वाली विंडो खुली थी और बेड पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था। तभी हल्का सा हवा का झोंका आया और वो कागज का टुकड़ा उड़ते हुए यक्षित के चेहरे पर आ लगा, जिससे यक्षित एकदम से अपने होश में आया। उसने कागज के टुकड़े को हाथ में लिया और उस पर लिखे वर्ड्स को देखने लगा जो आविष्का की हैंडराइटिंग में लिखे थे। आई एम सॉरी यक्षित, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती हूँ। मैं और मेरा बच्चा आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहे हैं। फिक्र मत करना, मेरा बच्चा आप पर कभी बोझ नहीं बनेगा। उसकी माँ अकेली ही काफी है उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने के लिए। एक आखिरी बार आई लव यू बोल रही हो, इसके बाद शायद इन शब्द की जगह ना हो मेरी जिंदगी में। आपकी आविष्का। यक्षित की पकड़ कागज के टुकड़े पर कस गई और उसकी आंखें सुर्ख लाल होने लगी। उसने एक नज़र पूरे वार्ड को देखा और फिर वहां से निकल गया। 2 साल बाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 103 अवार्ड फंक्शन। 2 years later। बेंगलुरु शाम 7 बजे।
एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके बाहर लोगों की भीड़ के साथ मीडिया वालों की भी अच्छी खासी भीड़ लगी थी। रिपोर्टर्स हाथ में कैमरे पकड़े उस बिल्डिंग की फोटो कैप्चर कर रहे थे जो पूरे बेंगलुरु की नंबर 1 कंपनी थी और आज इसकी ऑनर को नंबर 1 बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। इस कंपनी की ऑनर को आज तक किसी ने नहीं देखा था क्योंकि वो हर वक्त बॉडीगार्ड्स के बीच घिरी रहती थी और उसके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो दुनिया के सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन दे सके। पैसा और पावर, बस दो ही चीजों से प्यार था उसे। इसके अलावा सब उसे हार्टलेस विमेन, सेल्फिश, एगोस्टिक नाम से जानते थे क्योंकि वो किसी पर भी रहम नहीं करती थी। तभी वहां एक साथ 5 से 6 कार आकर रुकी, जिसकी आवाज सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगे और रिपोर्टर्स ने अपने कैमरों को उस डायरेक्शन में घुमा लिए। बीच वाली कार को छोड़कर बाकी सब कार्स में से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स निकले, जिनके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था और उनकी ड्रेस पर एस का लोगो लगा था। वो सब अपनी हाथों में गन पकड़े बीच वाली रॉयल्स कार के पास आए और एक गार्ड ने बैक शीट का डोर ओपन किया। कुछ पल बाद किसी के खूबसूरत ब्लैक हाई हिल्स पहने पैर दिखाई दिए और दरवाजे के हैंडल पर हाथ दिखा जिसकी कलाई पर डायमंड्स का ब्रेसलेट था जिसकी चमक इतनी थी कि किसी की भी आंखें एक पल के लिए चौंधिया जाए। रिपोर्ट्स बीच वाली कार की फुटेज कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन अफसोस उन्हें बॉडीगार्ड्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उस कार से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। परफेक्ट शेप फिगर, ओशियन ब्लू आंखें जो किसी समुद्र की तरह गहरी थी। उनमें लगा गहरा काजल आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था जिस वजह से उसकी खूबसूरत आंखें ही नजर आ रही थी। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था जिसमें उसकी पर्सनैलिटी काफी डार्क लग रही थी। उसके लंबे करली बाल जो हल्के ब्राउन रंग के थे वह इस वक्त कमर तक लहरा रहे थे। कानों में राउंड शेप में एक्सपेंसिव ईयररिंग्स जो बेहद खूबसूरत थे। उसके बाहर निकलते ही सारे बॉडीगार्ड्स ने उसे अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लिया। वो लड़की बिना किसी पर ध्यान दिए एटीट्यूड से चलते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर जाने लगी लेकिन तभी उसके कानों में कुछ लोगों की आवाजें पड़ी। पता नहीं इसमें इतना घमंड किस चीज का है जो अपने अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं है। भीड़ में से किसी औरत की आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी। तभी एक आदमी ने कहा, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हम जैसे लोगों का तो इन्हें देखना भी नसीब नहीं होता है। भीड़ में इसी तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग जलन की वजह से उस लड़की की बुराई कर रहे थे तो कुछ उसकी सक्सेस की तारीफ कर रहे थे। उन सब आवाजों को सुनकर उस लड़की के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो धीरे से खुद में बुदबुदाई, जब लोग खुद इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की सक्सेस खाने लगती है तो मुझे बुरा नहीं लगता बल्कि यकीन होता है कि मैं सही कर रही हूँ। बोलकर वो लड़की सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसके कदम एक खास लय में चल रहे थे, न ज्यादा तेज न धीमे। हर स्टेप पर उसकी हील्स की आवाज एक अलग रॉयल्टी का ऐलान कर रही थी। बिल्डिंग के अंदर रेड कारपेट बिछा हुआ था। चारों तरफ हाई क्लास बिजनेस डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस और रिच पर्सनालिटीज मौजूद थे। कदमों की आहट सुनकर सबकी निगाहें दरवाजे की ओर उठ चुकी थीं। जैसे ही वो लड़की अंदर एंटर हुई तो पूरा हॉल एक पल के लिए ठहर गया। उसके मास्क के पीछे छिपा चेहरा, उसकी आंखों से झलकता कॉन्फिडेंस और चाल में छुपा एटीट्यूड, वो सब कुछ किसी रहस्य की तरह था। स्टेज पर अवार्ड देने के लिए इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरों में से एक पहले से मौजूद थे। स्पीच देने वाली एंकर ने माइक उठाया और सबकी तरफ देखकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट विजनरी एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट वुमन ऑफ दिस डेकेड, द ओनर ऑफ एएस एम्पायर्स, मिस अवनी सिंघानियल। ये सुनकर भीड़ में एक सनसनी सी फैल गई।
ये नाम सबने पहले भी सुना था, लेकिन इसकी पावर इन 2 सालों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी स्टेज से नीचे चेयर पर बैठे एक आदमी ने धीरे से कहा, आविष्का सिंघानिया। वो असली नाम है उसका। अब तक तो किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। जैसे ही उसका नाम लिया गया, आविष्का ने अपना मास्क उतार दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 104 जुड़वा बच्चे। मास्क उतरते ही वो खूबसूरत चेहरा अब सबकी नजरों के सामने था, जिसे देखकर भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। यहाँ मीडिया अलाउ नहीं थी। आविष्का का चेहरा किसी खूबसूरत परछाई जैसा था, जिसमें नरमी भी थी और सख्ती भी। होंठ पर वही तिरछी सी स्माइल, जो कभी बदले की कहानी सुनाती थी तो कभी खुद की जीत का जश्न। उसने स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम पर लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। स्टेज पर पहुंचकर उसने माइक लिया। पूरा हॉल शांत था। आविष्का ने सबकी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी कोल्ड आवाज में कहा, मैं जानती हूँ आप सबके मन में बहुत सवाल हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और इतनी जल्दी कैसे इस मुकाम पर पहुँच गई। पर मेरा जवाब सिर्फ इतना है। वो कुछ सेकंड चुप हुई, फिर आंखें उठाकर बोली, जब दुनिया आपको तोड़ने की ठाने, तब आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो टूट जाओ या फिर ऐसी दीवार बन जाओ कि अगला वार करने वाला खुद चूर चूर हो जाए। उसकी ये बात सुनकर अचानक ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आविष्का ने माइक नीचे रखा और वो नीचे उतरी। आविष्का ने अपने कदम वहां रखे ट्रॉफी स्टैंड की ओर बढ़ा दिए। मिस आविष्का सिंघानिया, दिस ऑनर इज योर्स। ऑर्गेनाइजर ने हाथ जोड़कर आविष्का की तरफ ट्रॉफी बढ़ाई। आविष्का ने दोनों हाथों से अवार्ड लिया और ट्रॉफी को देखते हुए हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा, जिसमें इस वक्त बच्चों के हंसने की आवाज गूंज रही थी। बेड पर 2 बच्चे हंसते हुए सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहे लाइव वीडियो को देख रहे थे। वो वीडियो अवार्ड फंक्शन का था और उसमें आविष्का क्लियर नजर आ रही थी। उनमें से एक बच्चा, जो बेबी बॉय था, वो 14 या 15 महीने का होगा। उसने ब्लैक टी शर्ट और नीचे मिनी पेंट पहनी थी। उसके चबी चिक्स, माथे पर बिखरे बाल और ओशियन ब्लू आंखें, जो बिल्कुल आविष्का के जैसी थी। वो बच्चा बेहद क्यूट था और उससे भी कहीं ज्यादा डेंजर भी। उसके पास में एक बच्ची बैठी थी जो उसी की एज की थी। उसके लंबे बाल जो कमर तक आ रहे थे। उसके बालों में बटरफ्लाई क्लिप लगी थी। चॉकलेट ब्राउन आंखें, छोटी सी नाक, पिंक नेचुरल लिप्स जिनका उसने अभी पाउडर बनाया हुआ था। उसने ब्लैक कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी और वो बच्ची दिखने में बेहद क्यूट थी। बेड के नीचे खूब सारे टॉय पड़े थे, लेकिन उन दोनों को ही उन टॉय से कोई मतलब नहीं था। वो हंसते हुए स्क्रीन पर दिख रही आविष्का को देख रहे तब वो मुम मम चिल्लाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर किस रहे थे। वही डोर पर खड़े बॉडीगार्ड्स मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहे थे। तभी उस बच्ची के छोटे से दिमाग में कुछ आया। उसने इधर उधर देखा और फिर घुटनों के बल चलते हुए बेड के किनारे पर आ गई। वो बेड के किनारे पर बैठी फ्लोर को घूर रही थी और फिर वो नीचे उतरने के लिए आगे की तरफ झुक गई। उसकी इस हरकत पर सारे बॉडीगार्ड्स की जान हलक में अटक गई। 2 बॉडीगार्ड जल्दी से भागे और उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए बोले, बेबी, ये आप क्या करने वाली थी? अभी गिर जाती तो। कहते हुए वो बॉडीगार्ड उस बच्ची के चेहरे को देख रहा था।
वही उस बच्ची को ठीक देखकर बाकी सब बॉडीगार्ड ने एक राहत की सांस ली। वो बच्ची गार्ड के चेहरे की तरफ देखकर अपनी लैंग्वेज में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उस गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी मम्मा थोड़ी देर में आने वाली है, अभी हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर उस बच्ची का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी वक्त रो देगी। वही वो बेबी बॉय अभी भी बेड पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसने नजरें उठा सामने अपनी लिटिल सिस्टर की तरफ देखा और फिर वो भी मम चिल्लाते हुए घुटनों के बल चलते हुए बेड के किनारे पर आ गया, जिसे देखकर उस गार्ड ने भी तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वो दोनों को अपनी गोद में लिए लाचारी से उनके चेहरे को देख रहा था, जो अपनी मम्मा के पास जाने के लिए उसे बुरी तरह घूर रहे थे। गार्ड ने एक गहरी सांस लेकर कहा, सॉरी बेटा, लेकिन मैं अभी आपको घर से बाहर नहीं लेकर जा सकता हूँ। ये सुनते ही बेबी बॉय ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और उसके बालों को खींचते हुए माँ में ली ता कहते हुए वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 105 डेविल अव्यान बटा एंजल युवांशी। ये सुनते ही बेबी बॉय ने गुस्से से उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और उसके बालों को खींचते हुए माँ में ली ता कहते हुए वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। उसके इस तरह बाल खींचने से गार्ड के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। वो चीखते हुए उस बच्चे से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, अव्यान बच्चे, मेरे बाल छोड़िए। अगर आप मेरे बाल छोड़ दोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, और वो भी बड़ी वाली। ये सुनते ही अचानक से अव्यान की पकड़ उसके बालों पर ढीली हो गई और वो शांत होकर गार्ड के चेहरे को घूरने लगा। उसने अभी भी अपनी नन्ही मुट्ठी में गार्ड के बालों को भर रखा था। उसे शांत देखकर गार्ड ने एक राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, कभी कभी तो लगता है कि मेम ने बच्चा नहीं डेविल पैदा किया है। एक तरफ अव्यान बाबा और दूसरी तरफ युवांशी, जो किसी एंजेल से कम नहीं। सगे भाई बहन होकर इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? वो अभी ये सब मन ही मन सोच रहा था, तभी युवांशी ने अपनी नन्ही उंगलियों से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, मम CHJJJ। उसकी आवाज सुनकर गार्ड अपने होश में आया। उसने तिरछी नजर से अव्यान को देखा, जिसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगा था, जिसे देखकर वो एकदम से सकपका गया। तभी उसकी नजरें युवांशी पर पड़ी, जो मासूमियत से उसे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अंकल आपको भी चॉकलेट देंगे। कहते हुए उसने उन दोनों को वापस बेड पर बैठाया और अपनी पेंट की पॉकेट से 2 बड़ी चॉकलेट निकालकर उन्हें देखने लगा। वो अव्यान और युवांशी के लिए चॉकलेट तो ले आया था, लेकिन अब ये सोच रहा था कि वो ये चॉकलेट उन्हें दे या ना दे, क्योंकि आविष्का कभी भी उन दोनों को इतनी बड़ी चॉकलेट नहीं देती थी। वो दोनों अभी बहुत छोटे थे और ज्यादा चॉकलेट उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं थी। वही अव्यान और युवांशी की नजरें जैसे ही उन चॉकलेट पर पड़ी तो उनकी आंखें चमकते तारों की तरह टिमटिमाने लगी। लेकिन गार्ड को चॉकलेट नहीं देता देखकर अव्यान का चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगा था। वो अपने आगे के 2 दांत पीसते हुए एकदम से चिल्लाया, एम। उसके इस तरह चिल्लाने से गार्ड एकदम डर गया और उसके हाथ से चॉकलेट छुटकर नीचे गिर गई।
उसने एक नज़र नीचे पड़ी चॉकलेट को देखा और फिर अव्यान की तरफ जो बुरी तरह उसे ही घूर रहा था। उसकी नज़रों को देखकर गार्ड ने जल्दी से चॉकलेट उठाई और उसका रैपर फाड़कर दोनों को एक एक दे दी। चॉकलेट हाथ में आते ही दोनों उसे खाने में बिजी हो गए, जिन्हें देखकर गार्ड ने एक राहत की सांस ली और फिर रूम से बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद विला के बाहर 3-4 कार्स आकर रुकी। आविष्का ने बिना गार्ड के डोर ओपन करने का वेट किए खुद से डोर ओपन किया और तेज कदमों से चलते हुए विला के अंदर आ गई। जिस आविष्का को दुनिया हार्टलेस कहती थी, उसका दिल सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए धड़कता था। बाहर किसी को नहीं पता था कि आविष्का सिंघानिया के बच्चे भी है। लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो यक्षित ओबेरॉय की एक्स वाइफ थी, और ये न्यूज़ भी उन्होंने जब यक्षित और आविष्का की शादी हुई थी तब टीवी में देखी थी। आविष्का को देखकर गार्ड जो उसके रूम के बाहर खड़े थे, वे सब वहां से चले गए। आविष्का सीधा रूम के अंदर आई, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसके कदम अपनी जगह ही ठहर गए। बेड पर अव्यान एक बड़ा सा टेडी बियर हाथ में पकड़े उसे बेड पर पटकते हुए पीट रहा था। वही युवांशी उसके पास में बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। दोनों के मुंह और चब्बी चिक्स पर चॉकलेट लगी थी। अव्यान ने बेड शीट को फर्श पर फेंक दिया था। सारे खिलौने चारों तरफ गिरे पड़े थे। अपने बेटे की हरकतों को देखकर आविष्का ने अपना सरनामे हिला दिया। वो चलते हुए बेड के पास आई और धीमी सी आवाज में बोली, बेबी बस करो, इतना गुस्सा काफी है। कहते हुए उसने टेडी बियर को बेड पर रखा और अव्यान को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आवाज सुनते ही अव्यान के कान खड़े हो गए। उसने अपना छोटा सा सर घुमा आविष्का को देखा और अगले ही पल उसके सीने से लगकर बुबू बोलते हुए फीड करने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। युवांशी फीडिंग बोतल से फीड कर लेती थी, लेकिन अव्यान अभी तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करता था। आविष्का ने ऑफिस जाने से पहले उसे फीड कराया था, लेकिन उसे गए हुए 4-5 घंटे हो चुके थे, जिस वजह से अव्यान को फिर से भूख लग गई थी। आविष्का ने एक नज़र युवांशी को देखा जो आराम से सो रही थी। उन दोनों के चेहरे पर लगी चॉकलेट को उसने देख लिया था, लेकिन अपने बेटे से इसके बारे में पूछकर कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो उसे साफ मना करने वाला था। तभी अचानक आविष्का को कुछ एहसास हुआ। आविष्का को युवांशी की तरफ देखता देखकर अव्यान आविष्का के चेहरे पर किस करने लगा था। उसे अपनी मम्मा की पूरी अटेंशन चाहिए थी। वो आविष्का के लिए हद से ज्यादा पजेसिव था। कहने को वो सिर्फ अभी 15 महीने का था, लेकिन अभी से ही वो आविष्का को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। उसकी मम्मा सिर्फ उसी की थी। आविष्का ने एक गहरी सांस भरी और मुस्कुराते हुए अव्यान को देखा। वो सोफे पर आकर बैठ गई और अपने शर्ट के बटन ओपन करके अव्यान को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगी। अव्यान को इतनी जोर की भूख लगी थी कि वो एग्रेसिवली फीड कर रहा था, जिस वजह से आविष्का को हल्का पेन होता था, लेकिन ये दर्द तो कुछ भी नहीं था जो उसने इन 2 साल में झेला था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 106 एंड 107 पार्टी अनजान शख्स। अव्यान को इतनी जोर की भूख लगी थी कि वो एग्रेसिवली फीड कर रहा था, जिस वजह से आविष्का को हल्का पेन होता था, लेकिन ये दर्द तो कुछ भी नहीं था जो उसने इन 2 साल में झेला था। आविष्का चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। अव्यान फीड करते हुए सो गया। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रहा था।
आविष्का ने अपने शर्ट के बटन बंद किए और अव्यान को सोफे पर लेटा युवांशी को भी उसके बगल में सोफे पर लेटा दिया। आविष्का ने बेड को साफ किया और बेडशीट को अच्छे से बेड पर स्प्रेड कर दिया और उसके बाद अव्यान और युवांशी को बेड पर लेटाकर उनके मुंह को साफ करके चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आविष्का वापस आई। उसने नाइटी पहनी थी जो आगे से डीप गले वाली थी। उसे रात में भी अव्यान और युवांशी को फीड कराना पड़ता था, इस वजह से वो ऐसी ही नाइटी पहनती थी जिससे उसे बच्चों को फीड कराने में प्रॉब्लम ना हो। आविष्का अव्यान के पास लेट गई और युवांशी की तरफ पिलो लगाकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए उनके चेहरे को देख रही थी। जहां अव्यान के फेशियल फीचर्स उससे मिलते थे तो वहीं युवांशी की शक्ल बहुत हद तक यक्षित जैसी थी। उसकी डार्क ब्राउज आंखें बिल्कुल यक्षित की जैसी थी। युवांशी का चेहरा देखते हुए आविष्का की आंखों के सामने यक्षित का चेहरा घूमने लगा था, जिसे याद करके उसकी आंखों में अलग ही दर्द उमड़ आया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और कब उसकी आंख लगी उसे खुद को ही पता नहीं चला। अगली सुबह 7 बजे आविष्का इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अव्यान और युवांशी को अपनी गोद में लिए बैठी थी। वो खुद भी खाना खा रही थी और साथ में छोटे छोटे बाइट उन दोनों को भी खिला रही थी। युवांशी और अव्यान आविष्का का चेहरा देखते हुए खाना चबा रहे थे। युवांशी अपना हाथ आविष्का के चेहरे पर फेरते हुए अम्मम बो बोल रही थी। उसकी बात समझकर आविष्का ने टेबल पर रखी फीडिंग बोतल उठाई और उससे युवांशी को फीड कराने लगी। युवांशी आविष्का का चेहरा देखते हुए दूध पी रही थी। कुछ देर बाद दोनों को खाना खिलाने के बाद आविष्का खड़ी हुई और टिश्यू से अपने हाथ साफ करते हुए बोली, बेबी मम्मा अभी ऑफिस जा रही है, इसलिए पीछे से कोई शैतानी मत करना और हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाए क्योंकि आज मम्मा को एक पार्टी में जाना है। कहते हुए उसकी नजरें टेबल पर बैठे अव्यान और युवांशी पर टिकी थी। उसकी बात सुनकर युवांशी का चेहरा रोने जैसा हो गया। वो अपने होंठों का पाउट बनाए उसे देख रही थी। वही अव्यान जोर से अम्मम चिल्लाने लगा। आविष्का ने एक गहरी सांस भरी और दोनों को अपनी गोद में उठा उन्हें बाहर ले जाते हुए बोली, बेबी अभी मम्मा आप दोनों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती है, इसलिए आपको यही रहना होगा। कहते हुए वो बाहर आ गई। उसने उन दोनों को गार्ड की गोद में दिया और प्यार से दोनों के माथे पर किस करके वहां से चली गई। वही युवांशी और अव्यान तब तक आविष्का को देखते रहे जब तक वो उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। शाम 7 बजे होटल पैराडाइज आविष्का की कार पार्टी वेन्यू पर आकर रुकी। ये एक बिजनेस पार्टी थी जिसमें आने वाले कुछ बिजनेसमैन के साथ आविष्का की मीटिंग थी। आविष्का कार से बाहर आई। उसने इस वक्त ब्लैक सिल्क साड़ी पहनी थी। कानों में डायमंड ईयरिंग, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में कांच की चूड़ियां, आंखों में काजल, होंठों पर न्यूड रेड लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप और पैरों में हाई हील्स पहनी थी। इस लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर पर न जाने कितने लड़के अपना दिल हारने वाले थे। आविष्का के साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था। वो दोनों साथ में पार्टी हॉल के अंदर आए। हॉल में डिम कलरफुल लाइट जल रही थी जिस वजह से किसी का भी चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। वहां पर आए हुए लोग ऑलमोस्ट बिजनेसमैन एंड विमेन ही थी। तभी आविष्का के पास एक बिजनेसमैन आए और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, हेलो मिस आविष्का, माई सेल्फ विनय मेहरा। आविष्का ने एक नज़र विनय के हाथ को देखा और फिर उससे हैंड शेक करते हुए बोली,
हेलो बोलकर आविष्का ने वापस अपना हाथ पीछे खींच लिया और वाइन का शिप उठा विनय से कुछ बातें करने लगी। वो साथ में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे और उसी को लेकर बातें कर रहे थे। ये पार्टी किसने रखी थी इसका किसी को नहीं पता था, लेकिन इनविटेशन कार्ड सबको दिए गए थे और कार्ड देने वाला उस शख्स का पर्सनल असिस्टेंट था जिसने आज की पार्टी रखी थी। कुछ देर बाद होटल के पार्किंग एरिया में एक रॉयल्स कार आकर रुकी और ड्राइविंग सीट से एक शख्स बाहर आया। उसने ब्लैक पेंट विथ ब्लैक फिटिंग शर्ट पहनी थी जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट और बाई शेप एब्स उभर कर बाहर की तरफ नजर आ रहे थे। जेल से सेट किए बाल, ओशियन ब्लू आंखें, डार्क ब्राउज लिप्स, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में महंगे शूज और एक्सप्रेशनलेस चेहरा जो उसे किलर लुक दे रहा था। उसने शख्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के लंबे कदम लेते हुए सीधा पार्टी हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 108 यक्षित और आविष्का। उसने शख्स ने बिना किसी एक्सप्रेशन के लंबे कदम लेते हुए सीधा पार्टी हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह पार्टी हॉल के अंदर आया। उसने जैसे ही अपने कदम पार्टी हॉल के अंदर रखे तभी सब कुछ जैसे थम सा गया और एक अजीब सी शांति चारों तरफ पसर गई। पार्टी हॉल में मौजूद सबकी नजरें उसी शख्स पर टिकी हुई थी। आविष्का जो मिस्टर रहेजा से बातें कर रही थी, अचानक से इतनी शांति महसूस करके उसने सर घुमा सबकी तरफ देखा। सबको दरवाजे की तरफ देखता देख आविष्का ने भी उस तरफ देखा और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी पकड़ अपने वाइन के ग्लास पर कस गई। अचानक ही आविष्का के होंठों से हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज निकली, यक्षित। ये नाम लेते वक्त उसके दिल की धड़कनें एकदम से फास्ट हो गई और आंखों धीरे धीरे लाल होने लगी। सामने यक्षित खड़ा था जिसने आज की पार्टी रखी थी। आविष्का पूरे 2 साल बाद यक्षित को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर दर्द के साथ बेशुमार नफरत की लकीरें उभर आई। आविष्का की पकड़ लगातार वाइन के ग्लास पर कसती जा रही थी और अचानक ही चटाक की आवाज के साथ ग्लास आविष्का के हाथ में टूट गया, जिसकी आवाज उस शांति में तेजी से गूंज उठी। आवाज सुनकर सबने आविष्का की तरफ देखा, जिसके पैरों के पास टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे और उसके हाथ से खून बह रहा था। कुछ कांच के टुकड़े उसके हाथ में भी चुभ गए थे। मिस्टर रहेजा ने आविष्का की तरफ देखा और उसके हाथ से बहता खून देखकर वो फिक्र भरी आवाज में बोले, मिस आविष्का, आर यू ओके? आपके हाथ से खून बह रहा है। तभी आविष्का बीच में बोली, आई एम फाइन, यू डोंट नीड टू वरी। ये बोलते हुए उसने यक्षित से नजरें हटा मिस्टर रहेजा की तरफ देखा। यक्षित अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। तभी अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने सर घुमा लेफ्ट साइड देखा और उसकी नजरें एक इंसान पर जाकर थम गई। यक्षित की नजरें सामने खड़ी आविष्का पर टिकी थी, जो मिस्टर रहेजा से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। शायद आविष्का को यक्षित के देखने का एहसास हो गया था। आविष्का कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसने अब तक यक्षित को देखा ही ना हो। अपने सामने आविष्का को देखकर यक्षित के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, लेकिन दूसरे ही पल उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी और माथे की नसें उभर आई थी, जिनके चटकने की आवाज उसके आसपास खड़े लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही थी। यक्षित ने कुछ पल आविष्का को देखा और फिर अचानक ही उसके फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो स्टेज की तरफ आया और माइक अपने हाथ में लेकर सबकी तरफ देखकर बोला, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की रात सिर्फ सेलिब्रेशन की नहीं बल्कि सबके लिए बहुत यादगार रहने वाली है।
यक्षित की आवाज गूंजते ही पार्टी हॉल की रोशनी थोड़ी मंद हो गई और एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसा लग रहा था। यक्षित के चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी बेचैन कर सकता था। मैं जानता हूँ आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने 2 साल बाद अचानक से पार्टी क्यों रखी। कहते हुए वो मुस्कुराया और एक पल के लिए उसकी नजरें सीधा आविष्का पर टिक गई। वो आविष्का को देखते हुए आगे बोला, तो चलिए आज आपकी इस जिज्ञासा को भी खत्म कर देते हैं। आविष्का की सांसें तेज हो रही थी, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसका हाथ हल्का कांप रहा था और खून की कुछ बूंदें अब भी उसकी कलाई से टपक रही थी। यक्षित ने आविष्का पर से अपनी नजरें हटाई और सबकी तरफ देखकर बोला, इस पार्टी का कारण एक जश्न है, एक वापसी का। मेरी नहीं, बल्कि उस इंसान की जिसकी वजह से मैं 2 साल तक हर दिन जिंदा लाश की तरह रहा। उसके लहजे में एक दर्द और गुस्से का ऐसा मेल था कि हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। आविष्का की आंखें अब सीधे यक्षित पर टिकी थी। वो जानती थी कि यक्षित उसके बारे में ही कह रहा है। और अब यक्षित ने माइक पकड़े हुए स्टेज से नीचे उतरते हुए कहा, अब वक्त है उस इंसान से सामने आने का, जिस पर आज भी मेरी नफरत, मेरा हक और मेरा बदला, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ अधूरा है। कहते हुए उसके कदम आविष्का की तरफ बढ़ रहे थे। उसने अभी भी माइक अपने हाथ में पकड़ा था। यक्षित ने हल्का सा सर घुमा म्यूजिक सिस्टम की तरफ देखा और अगले ही पल पूरे हॉल में डिम फेरी लाइटें जलने लगी जिसकी रोशनी बहुत हल्की थी। उस रोशनी में अपने पास खड़े इंसान के अलावा किसी और का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी स्लो म्यूजिक चलने लगा। यक्षित ने माइक साइड में रखा और उसके कदम अभी भी आविष्का की तरफ बढ़ रहे थे। उसे अपनी तरफ आता देखकर आविष्का चेयर से उठी और जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 109 जुनूनियत की हद बटा डीप किस। तभी स्लो म्यूजिक चलने लगा। यक्षित ने माइक साइड में रखा और उसके कदम अभी भी आविष्का की तरफ बढ़ रहे थे। उसे अपनी तरफ आता देखकर आविष्का चेयर से उठी और जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आविष्का के चलते कदम रुक गए। उसने हल्का सा सर घुमा, अपने हाथ की तरफ देखा जिसे किसी के मजबूत हाथ ने पकड़ा था और फिर नजरें उठा उस शख्स को देखा। यक्षित आविष्का के सामने खड़ा तिरछा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी वो स्माइल देखकर आविष्का की आंखें और भी ज्यादा होने लगी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, छोड़ो मुझे। ये सुनकर यक्षित ने उसे झटके से अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, छोड़ा हुआ ही तो था। 2 साल बाद अब जाकर हाथ आई हो। अब इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। बोलकर उसने आविष्का को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, इन 2 सालों में तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। क्या ये खूबसूरती मुझसे अलग होने की वजह से तुम्हारे बदन पर खिली है? कहते हुए उसकी पकड़ आविष्का की कलाई पर कसती जा रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियां आविष्का की स्किन पर फिंगरप्रिंट छोड़ रही थी। लेकिन आविष्का के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो अभी भी वैसे ही यक्षित की आंखों में देख रही थी। कुछ सेकेंड्स तक यक्षित की आंखों में देखने के बाद आविष्का ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया और नफरत भरी आवाज में बोली, दूर रहो मुझसे। मेरे पास आने की सोचना भी मत।
कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, सो अब जाकर किसी और के जज्बातों के साथ खेल खेलना, क्योंकि अब आविष्का तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली है। ये सुनकर यक्षित ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा किया और अपनी एक भौहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, तुम। आविष्का गुस्से से बोली, हाँ तुम, क्योंकि तुम्हें इज्जत दे सकूं उस लायक तुम हो नहीं। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी यक्षित ने उसकी कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच लिया। आविष्का के दोनों हाथ यक्षित के कंधों पर आ गए और उसका चेहरा हल्के से उसकी मस्कुलर चेस्ट जा लगा। आविष्का ने नजरें उठा तुरंत यक्षित की तरफ देखा, जो अपनी नजरें झुकाए खुद उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही पागलपन नजर आ रहा था, जिसे देखकर आविष्का का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो 2 साल बाद इतने करीब से यक्षित को देख रही थी। उसकी ओशियन ब्लू आंखें पहले से और ज्यादा खतरनाक हो गई थी और चेहरे की बियर्ड थोड़ी बड़ी हो रखी थी। फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे वो और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यक्षित को देखते हुए आविष्का की आंखों में पानी आने लगा था, क्योंकि उसने यक्षित से मोहब्बत की थी और जो फीलिंग उसके दिल में थी वो आज भी है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले यक्षित से नफरत करने की, लेकिन दिमाग के आगे दिल ने कब किसकी सुनी है। यक्षित ने आविष्का के चेहरे पर आ रही बालों की जुल्फों को कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय? कहते उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका ये सवाल सुनकर आविष्का की आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसने गुस्से से यक्षित को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, कौन सा बच्चा और किस बच्चे की बात कर रहे हो? उस बच्चे की जिसे तुम मेरे पेट में मारना चाहते थे, या फिर उस बच्चे की जिसे तुमने कभी अपना माना ही नहीं और आज अचानक मेरी नजरों के सामने आकर अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? वहाँ मिस्टर यक्षित ओबरॉय बहुत जल्दी अपने बच्चे की याद आ गई। ये सब कहते हुए वो यक्षित से दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यक्षित की पकड़ उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। आसपास लोग थे, जिस वजह से आविष्का ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रही थी, वरना सबका ध्यान उनकी तरफ आ जाता और बेवजह तमाशा हो जाता। आविष्का की बातें सुनकर यक्षित की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसने आविष्का की कलाई पकड़ी और उसे लेकर सीधा वहां से दूसरी तरफ जाने लगा, जिस तरफ कोई नहीं था। आविष्का उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी यक्षित ने आविष्का को वॉल से लगाया और उसके सर के पास अपना एक हाथ वॉल पर हाथ टिका, उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए एकदम से उसके सॉफ्ट लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। वो बेताबी से आविष्का के होंठों को चूम रहा था। वहीं आविष्का अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी। यक्षित नॉर्मली किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी किस में तड़प थी, शिद्दत थी और अलग सा पागलपन और जुनून भरा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 110 reader_content_pager। आविष्का ने मारा यक्षित को थप्पड़ बटा शैतानी हंसी। बेताबी से आविष्का के होंठों को चूम रहा था। वहीं आविष्का अपनी जगह बर्फ की तरह जम चुकी थी। यक्षित नॉर्मली किस नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी किस में तड़प थी, शिद्दत थी और अलग सा पागलपन और जुनून भरा था। यक्षित आविष्का के होंठों को अपने होंठों के बीच दबाए उन्हें एग्रेसिवली शक कर रहा था, जिस वजह से आविष्का को अपने होंठों पर तेज दर्द होने लगा। लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और बंद पलकों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उसने यक्षित को खुद से दूर करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की।
लगभग 20 मिनट की लॉन्ग किस के बाद यक्षित हल्का सा आविष्का से दूर हुआ और उसके गालों पर ठहरी आंसुओं की बूंदों को अपने होठों से पीते हुए बोला, वाइल्ड कैट आराम से पूछ रहा हूँ, बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं मेरी पर आया तो तुम उसे देखने के लिए भी तरस जाओगी। मुझसे भागकर तुमने उसे पैदा किया है, एक बार उससे मिलना तो बनता है ना। मुझे देखना कि वो बच्चा कैसा दिखता है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आविष्का के लिए अलग ही सनक नजर आ रही थी, ऐसी सनक जिसके चलते वो कुछ भी कर सकता था। यक्षित की बातें सुनकर आविष्का ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी एकदम लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं थे। आविष्का धीरे से बोली, तुमने मुझे मजबूर किया सबसे दूर होने के लिए। मैं तुम्हें अपने बच्चों को बारे में कभी नहीं बताऊंगी। आई नो कि तुम उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश करोगे, लेकिन इस बार तुम्हारे सामने वो कमजोर आविष्का नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे भी सकती है तो किसी की जान ले भी सकती है। उसकी बात सुनकर यक्षित के फेस एक्सप्रेशन एकदम बदल गए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया। वो अपनी सर्द आवाज में बोला, व्हाट यू मीन बाय बच्चे? क्या वो जुड़वा है? तुमने जुड़वा बच्चों को बर्थ दिया है? ये सब पूछते हुए वो गौर से आविष्का के चेहरे को देख रहा था। आविष्का के बाल थोड़े बिखर गए थे और किस की वजह से उसके होंठ सुर्ख लाल हो रखे थे। उन पर अभी सलाइवा लगा था और इस वक्त वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके सवाल सुनकर आविष्का गुस्से और नफरत से बोली, मैंने किसे जन्म दिया है और किसे नहीं ये सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। तुम अपनी तरफ से उस बच्चे को मरा हुआ समझो जिसे मारने के लिए तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। कहते हुए उसने एकदम से यक्षित को खुद से दूर धक्का दिया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी यक्षित ने उसके हाथ से उसका पर्स लिया और उसे खोलकर उसमें कुछ देखने लगा। वही उसकी इस हरकत पर आविष्का पहले तो एकदम हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल आविष्का उससे अपना पर्स छीनते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पर्स को। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम ऐसे ही किसी से उसकी चीज नहीं छीन सकते हो। चिल्लाते हुए वो यक्षित के हाथ से अपना पर्स लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यक्षित ने उसके पर्स से एक कार्ड निकाला और अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा उस कार्ड में लिखे एड्रेस को देखने लगा जो आविष्का के घर का एड्रेस था। आविष्का की नजरें जैसे ही उस कार्ड पर पड़ी तो उसने गुस्से से अपने दांत पिस लिए। उसने बिना सोचे समझे यक्षित का कॉलर पकड़ा और खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। यक्षित का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी नजरें जमीन को घूर रही थी। उसने कस के उस कार्ड को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और चेहरा गुस्से से कांपने लगा। आविष्का गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए यक्षित के चेहरे को देख रही थी। उसने यक्षित की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करके कहा, मेरी लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश भी मत करना। मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी यक्षित ने नजरें उठा लाल आंखों से आविष्का के चेहरे को देखा और अगले ही पल वो जोर से शैतानों की तरह हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख आविष्का एकदम से हैरान रह गई। कुछ पल हंसने के बाद यक्षित आंखों में सनक लिए आविष्का को देखते हुए बोला, जान ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें प्रेग्नेंट करने में मेरा हार्ड वर्क था और अब मेरे हार्ड वर्क के रिजल्ट से मुझे मिलना नहीं देना चाहती। ये तो गलत बात है ना? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि एक वही तो वजह है जिनसे तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में वापस आओगी।
जस्ट वेट एंड वॉच अब यक्षित ओबेरॉय क्या करता है। तुमने मेरा प्यार देखा है लेकिन अब पागलपन देखोगी। बोलकर उसने एक नज़र फिर से उस कार्ड को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गया। वही आविष्का बस उसे जाते देखती रह गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। वो भी तुरंत वहां से निकल गई। उसे जल्द से जल्द अव्यान और युवांशी के पास पहुंचना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।